नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए, किस नेता पर क्या आरोप लग जाए, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। पूर्व सांसद और प्रशांत किशोर के बयान ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। दोनों नेताओं ने ललन सिंह पर ऐसा आरोप लगाया जिसकी कहानियां और किस्से प्राचीन और मध्यकाल की कहानियों में पढ़ने को मिलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सीएम को खाने में मेमोरी लॉस के लिए दवा मिलाकर दी जा रही है। इसके लिए उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिम्मेदार भी ठहराया है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या नीतीश कुमार साजिश का हो रहे शिकार? क्या नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस की दवा दी जा रही है? क्या नीतीश कुमार के अपने उनके खिलाफ रच रहे साजिश? ये सवाल जो बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं, ये सवाल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार और प्रशांत किशोर के बयान से उठ रहे हैं। पूर्व सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खाने में मेमोरी लॉस की दवा मिलाकर दी जा रही है। नीतीश कुमार के भूलने की बीमारी की तरफ इशारा करते हुए अरुण कुमार ने इसके लिए जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अरुण कुमार ने ललन सिंह और लालू में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग लालू यादव के लिए चारा घोटाला मामले में मुंशी की तरह पैरवी करते थे, आज वही लोग लालू को समझा रहे हैं कि हम फंसाए हैं तो बचा भी सकते हैं। कुछ ऐसा ही बयान प्रशांत किशोर ने दिया था। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के भूलने की बीमारी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। पिछले 1 साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए उन्हें एक दवा ललन सिंह के कहने पर दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आपने कभी नीतीश कुमार को किसी फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना है? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती पर नाश होने वाला है। मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर मनोवैज्ञानिक? बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया है वो तो ये कर नहीं रहे, बाकी बेकार चीजों में इनका ध्यान रहता है। अरुण कुमार और प्रशांत किशोर के बयान एक गंभीर बयान है। इस मामले पर ललन सिंह को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। साथ ही सरकार को इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी करानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी नेटवर्क। तो जिस तरह के आरोपों का सिलसिला बिहार की राजनीति में शुरू हुआ है, यह पूरा वाकया याद दिला देता है साउथ में जयललिता की। उनकी मौत के बाद भी इसी तरह के आरोप लगे और पिछले साल जो एक विस्तृत रिपोर्ट 600 पन्नों की सामने आई, तो उसमें भी यही कहा गया कि उनकी सबसे करीबी सहेली शशिकला उन्हें इसी तरह खाने में मिलाकर दवाई दे रही थी, जिससे लगातार उनको बीमार किया जा रहा था।
अब इस मुद्दे पर हमारे साथ जो चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं मेहमान, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर के त्रिपाठी जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू से। नीरज कुमार जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। और जय दीक्षित जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है तीनों का एएमपी नेटवर्क पर। त्रिपाठी साहब, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं आप ही की पार्टी के अध्यक्ष पर कि वो तो मुख्यमंत्री साहब को दवाई दे रहे हैं और जिससे उनकी मेमोरी लॉस हो रहा है। देखिए राणा जी, हाँ, किसी के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आरोप निराधार, बेबुनियाद। हाँ। तो इस पर कुछ सफाई तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आई ही नहीं है, क्योंकि इसी तरह का बयान अरुण दे रहे हैं, उसी तरह का बयान दे रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, ये लोग विपक्ष के लोग हैं और विपक्ष के लोगों को जब कोई हथियार बचता नहीं है तो आप इनके जो विचार होते हैं या इनके जो आरोप होते हैं वो गंभीर नहीं होते। आरोप तो वो होना चाहिए, राजनीतिक आरोप होना चाहिए। ये आरोप, व्यक्तिगत आरोप का कोई मतलब राजनीति पे नहीं होता है। लेकिन उनका तो ये भी दावा है ना कि वो जनता दरबार में भी भूल जाते हैं कि आखिर वो कह क्या रहे थे, फिर गृह मंत्री को ढूंढने लगते हैं, कोई उन्हें याद दिलाता रहे आप ही हैं, तब उन्हें याद आता है। देखिए राणा जी, ऐसा संभव हो सकता है, कभी कभी मिस हो जाता है आदमी, ऐसा नहीं है जी। एज फैक्टर तो है, उसमें तो दो राय नहीं है जी। लेकिन ऐसे आरोप लगाना, ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाना किसी राजनीतिक नेता के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। नीतीश कुमार पर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका मेमोरी लॉस हो रहा है, और उसका सीधा आरोप लगा रहे हैं ललन सिंह पर कि वो दवाई मिलाकर दे रहे हैं उन्हें मेमोरी लॉस की। नीरज जी, आप ही से सवाल है जी। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। पहले तो डॉक्टर के त्रिपाठी जी ने स्वीकार किया कि हाँ, नीतीश जी पर उम्र का असर है। जब आप ये स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले आप उनको बोलिए कि वो इस्तीफा दें। अब उनकी उम्र, हालत उनकी वैसी नहीं रही, मानसिक हालत, शारीरिक हालत कि वो किसी सरकार के मुखिया रह सके, मुख्यमंत्री रह सके। आपको खुद उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। नंबर 2 बात, जिस विषय पर आज आप डिबेट कर रहे हैं कि ललन सिंह उनके खाने में जहर मिला रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनके खाने में जहर मिला रहे हैं या नहीं, मैंने नहीं देखा, पर ललन सिंह उनके दिमाग में जरूर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनके कान में सटकर उनके दिमाग में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जिस कारण से नीतीश कुमार कभी ये भूल जाते हैं कि वो गृह मंत्री हैं, कभी ये भूल जाते हैं कि चंद्रयान 3 क्या होता है। तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक है और इसमें निश्चित रूप से ऐसा करने में, उनके दिमाग में जहर घोलने में, उनके दाहिने हाथ ललन जी का बहुत बड़ा हाथ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि जदयू का तो इतिहास भी यही रहा है ना, उसने जॉर्ज साहब के साथ यही किया, शरद यादव के साथ नीतीश कुमार जी यही किए, तो आज नीतीश कुमार जी के साथ यही हो रहा है। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। वो फल उनको ललन बाबू देना चाह रहे हैं। अब देखिए दोनों में कौन भारी पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा दोनों में कौन भारी पड़ता है। लेकिन जो काम नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज साहब के साथ किया, शरद पवार के साथ किया, वही काम ये कर रहे हैं। और दिमाग में जहर घोल कर इनको जय दीक्षित जी साथ जाके, जय दीक्षित जी, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियां हैं, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या इसके राजनीतिक अलग मायने भी समझ में आते हैं, वो दिखते हैं क्या? ऐसा देखा गया है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो इस तरीके की भक्तियां और इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक पृष्ठभूमि पे देखने को तो मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो अपनी धरती तलाश होती हैं, कुछ पार्टियां ऐसी रहती हैं जो ये सोच रही होती है कि जैसे जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर हम आरोप लगा के अपना प्रबलता हासिल करें। लेकिन 2-3 चीजें राणा साहब ऐसी हैं जिसपे हमें विचार करने की जरूरत है।
बिल्कुल। सन 2000 में नीतीश कुमार ने इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो अल्पमत में थे। उसके बाद 2004 से लगातार आप मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के, और 2015 के बाद आपका मेमोरी लॉस का जो फंडा है वो वाकई सूट इसलिए करता है कि आप ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ छोड़ दिए थे कि ये कहीं ना कहीं विकास में हमारी बाधा बन रहे हैं और हम इनके साथ जीवन में कभी दोबारा नहीं जुड़े। और ऐसे कट्टरपंथी और ऐसे प्रतिद्वंदी के साथ आपने अपना हाथ मिलाया 2015-17 में, जो आपके धुर विरोधी रहे, लालू यादव और आरजेडी की पार्टी रही। बिल्कुल। तो अच्छा ताजुब देखिए कि 2 साल के राज के बाद फिर से नीतीश कुमार जी को कुछ और समझ में आ गई। 2017 में फिर वो एनडीए के साथ आ जाते हैं जी। फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है कि मैं जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ। और फिर आपने 2017 से 2020 तक राज किया। हाँ। तो भाई राजनीति में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड हो जाते हैं। आप लोग मीडिया ऐसे हैं और आप लोग के कैमरे के आगे जो कुछ भी व्यक्ति बोलता है वो कहीं नहीं कालातीत हो जाता, कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में होता। तो फिर वहां पे आके आपकी छवि एक बार जरूर खराब होती जी। ऐसी क्या मजबूरी थी, मैं त्रिपाठी जी हमारे साथ बैठे हुए कि 2015 में आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के राजद धुर विरोधी के साथ आ गए आप। 2017 में फिर जब चुनाव हुआ तो आप एनडीए के चेहरा बन के फिर एनडीए के साथ मिलके, मतलब साफ ये है कि जनता नीतीश कुमार जी को नहीं चुन रही है बिहार में। नीतीश कुमार जी को ये पता हो गया है कि आज की तारीख में जनता चाहे कांग्रेस को वोट दे, चाहे आरजेडी को वोट दे, चाहे भाजपा को वोट दे या जनता दल यूनाइटेड को वोट दे, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो ये एक जो बीमारी है, ये डिसलेक्सिया बोला जाता है, जो थोड़ा चीजें कुछ दिनों पहले आई थी इसमें। तो 2015 में जो दुर्विरोधी है उसको आप 2017 में फिर उसके साथ आप गठबंधन कर लेते हैं। 2017 के बाद 2022 में आप आके दोबारा फिर आप पार्टी अपना वो गठबंधन अधिनियम तोड़ के आप तुरंत फिर आरजेडी के साथ जाके सरकार बना लेते हैं। और रही बात, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसे बिहार की बात कर रहा हूं जहां का सबसे ज्यादा पलायन 1995 में, 90 के दशक में जब लालू यादव के राज में जंगल राज, माफिया राज जब हावी था, तब आपने पलायन शुरू करा। वहां बिहार की जनता ने वहां से अपना जान बचाने के लिए पलायन शुरू हुआ। और सिर्फ देखिए हमारे दो पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि बिहार एक ऐसा देश का राज्य था जहां से मास पलायन हुआ जी। कम से कम 50 लाख से ऊपर की पब्लिक जो है बिहार से माइग्रेट हुई इस गुंडा राज के चलते, इस माफिया राज के चलते। और उसके बाद अगर हम अभी कोरोना काल की बात करेंगे तो अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर किसी राज्य को झेलना पड़ा तो इकलौता बिहार था। बिल्कुल। आप कहते हैं 8 बार क्या आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर आपके राज्य इतना बीमारू है जहां पे आप अपने व्यक्तियों के लिए, अपने निवासियों के लिए रोजगार नहीं दे सकते, आप अपने निवासियों के लिए एक शिक्षा का एक प्रावधान अच्छे से स्वस्थ तरीके से नहीं कर सकते, उस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहने में आपकी क्या भूमिका है, ऐसी क्या लगन है जो आप बने रहना चाहते हैं जी। आपके पास बिहार जहां पे अधिकतर अधिकायत पलायन आज के डेट में आपके यहाँ है, बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो सबसे ऊपर अगर कोई है तो बिहार है। बिल्कुल। मैं आज के डेट में सबसे बड़ा अगर अपराध की बात करता हूं तो 2.5 गुना से ज्यादा अगर अपराध बढ़ा है तो बिहार है पिछले 5 से 10 सालों के अंदर में। अब आ जाइए आप सुशासन में, आप शिक्षा का सबसे ज्यादा बजट, अपने जीडीपी का सबसे ज्यादा बजट आप शिक्षा पे खर्च करते हैं। 19.3% का बजट है बिहार में। लेकिन शिक्षा की बात करें, शिक्षित राज्यों की अगर बात कर रहे हैं तो आप सबसे निचले स्तर पे खड़े हैं। बिल्कुल। मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप भ्रष्टाचार को लगाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल, जैसा आप लौटता हूं। बिल्कुल।
हाँ के जी जवाब दीजिएगा इनकी बातों का भी, लेकिन मेरा सवाल यही है कि आखिर, हाँ सुन लीजिए पूरा सवाल पहले, कि नीतीश कुमार की जो मेमोरी लॉस की बातें उठ रही हैं और ललन सिंह पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा ही आरोप साउथ में जयललिता और उनकी सहेली शशिकला पर भी लगा है, तो कहीं उत्तराधिकारी की रेस में तो नहीं है ललन सिंह? ये ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक लंबे अरसे से उनका राजनीतिक इतिहास था। हाँ। और उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष किया और समता से लेकर के जनता दल यू बनाने में अहम भूमिका अदा की। और आज 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो काम है बिहार में वो दिखाई पड़ रहा है। जहां तक बहुत बड़े अभी जो आंकड़े जय दीक्षित बता रहे थे, अभी जो आंकड़े जय दीक्षित दे रहे थे के जी, अभी जो आंकड़े जय दीक्षित दे रहे थे वही वाला काम ना। देखिए मैं राणा जी उस पर बता आ रहा हूं ना। हाँ। राणा जी, बिहार की हालत क्या थी? सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। मैं 3-4 चुनाव में वहां गया। तब ये सरकार किसकी थी? और मैंने उस जब सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क थी तब सरकार किसकी थी? आज उसके पहले लालू जी की सरकार थी। मैं आपको कहने में कोई संकोच थोड़ी। हाँ, और फिर आज उन्हीं के साथ हो गए आप। बिल्कुल। देखिए राणा जी, भारतीय राजनीति में न कोई परमानेंट मित्र होता है न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ जनता के लिए तो कोई दुश्मन होता होगा ना? ना कोई दुश्मन। विकास के लिए तो कोई दुश्मन होता होगा। अब आप ही कह रहे हैं कि वो समय था, आप ही कह रहे हैं कि जब आपको सत्ता मिली तब वो समय था जब गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थे पता नहीं, जब अपराध चरम पर था, जब जंगल राज था, और आज आप उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो फिर सवाल कैसे नहीं उठेंगे? राणा जी, जब हमारी पार्टी के ऊपर एकनाथ शिंदे जी का प्रयोग हो गया, आपने खड़ा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए एक साजिश रच दी बिहार में। तो ये आरोप तो त्रिपाठी जी अभी भी लग रहे हैं। ये आरोप तो अभी भी लग रहे हैं। नहीं लेना चाहता। ये आरोप तो एलजीपी के अरुण कुमार ने तो ये आरोप अभी भी लगाया के जी। त्रिपाठी जी, अरुण कुमार ने ये आरोप अभी भी लगाया और उन्होंने कहा कि ये डील हो गई है आरजेडी से और उसमें विलय करने के लिए पूरा खेल चल रहा है, इसीलिए दवाई मिलाकर दी जा रही मेमोरी लॉस की। देखिए राणा जी, ये जब चुनाव आते हैं ना, तो राणा जी तमाम तरीके की विसंगतियों का इस तरीके की चर्चा परिचर्चा होती है। इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियां लगाती हैं। अब इसके पहले ही आप देखिए, उसी पार्टी के कारण, एलजीपी के कारण हमारी हालत बिहार में तीसरी पे पहुंच गई। तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों रहेंगे? और हमारा इतिहास कैसा है, जरा मैं आपको 2 मिनट समय लूंगा राणा जी। जब देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई छूने को तैयार नहीं था, तब माननीय जॉर्ज फर्नांडिस ने टच किया, अनटचेबल बनाया। 24 पार्टियों के साथ इनको सत्ता सौंपी गई। और आज हमको एक कहानी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को खत्म करने का पूरा प्लान रच लिया था बिहार में। इसलिए नीतीश कुमार की मजबूरी थी आरजेडी के साथ जाने की। ठीक है नीरज जी, आप ही के पास आ रहा हूं। नीरज जी आप ही के पास आ रहा हूं। अब आप जेडीयू को खत्म करना चाह रहे थे, जैसा आरोप त्रिपाठी जी ने लगाया, या अरुण जी कह रहे हैं कि तो आरजेडी में विलय कर रहे हैं इसीलिए दवाई मिलाकर दी जा रही है, ये पूरी डील हो चुकी है अंदर ही अंदर। जेडीयू अपने आप समाप्ति की ओर बढ़ चली है और रोज समाप्त हो रही है। आप देखिए ना, डेली हर 1-2 दिन पे उनके विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, सांसद पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और उनके नीतीश कुमार के जो पुराने जितने विश्वसनीय साथी थे, लगभग सबके सब पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। उसे समाप्त करने की जरूरत क्या है? वह तो समाप्ति की ओर खुद बढ़ चला है। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से उनका आरजेडी के साथ डील हुआ है, जेडीयू को समाप्त करने का, जेडीयू में उसका विलय करने का। निश्चित रूप से इस बात में तथ्य है। तो ये आपको लगता है कि मेमोरी लॉस की दवाई को लेकर जो आरोप लगे हैं ललन सिंह पर, ये सही है या इनमें कुछ सत्यता नजर आती है? देखिए, उनके दिमाग को खराब तो जरूर किया जा रहा है कान भर के ललन सिंह जी के द्वारा। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि उनको पथ भ्रष्ट करने की कोशिश की गई और वो पथ भ्रष्ट अब हो चुके हैं मुख्यमंत्री। अब उनको कुछ याद नहीं रहता। कुछ दिन में यह भी भूल जाएंगे, अभी तो भूल गए थे ना, गृह मंत्री वही है। कुछ दिन में यह भी भूल जाएंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बात देखिए कि मुख्यमंत्री जी का एक लाइन मुझे बोलने का मौका दीजिए कि कितने चालाक आदमी हैं कि खुद सफेद पोत होते रहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, लेकिन भ्रष्टाचारियों करने वाले पार्टी आरजेडी के
संरक्षक और पोषक बने हुए हैं ये। जब पिछली बार तेजस्वी यादव पर सिर्फ आरोप लगा था, इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन आज जब उन पर चार्जशीट दाखिल हो गया है, उनका कोर्ट में बेल पर है, तब उन पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलना चाहिए, सफाई देनी चाहिए, क्यों अभी वो तेजस्वी यादव को ढके हुए थे, कौन सी मजबूरी है? ठीक है जय दीक्षित जी, ठीक जय दीक्षित जी, जिस तरह से जयललिता को लेकर उत्तराधिकारी की बात, यहाँ लौटूंगा आपके पास, त्रिपाठी जी लौटूंगा, तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी में भी उत्तराधिकारी की रेस लगी है या होड़ लगी है और इसीलिए दवाई वाला खेल सामने आ रहा है? देखिए, राजनीति में कहा गया है कि राजनीति की जो सीढ़ी ऊपर जाती है उस पे किसी न किसी के पीठ पे पैर रख के ही चढ़ना पड़ता है। कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता कि हमारे सबऑर्डिनेट या हमारे जो पीछे हमारे जो छोटे कद के लोग हैं वो हमारे से आगे। तो एक तो ये पुरानी धारणा रही है और भारतीय राजनीति में बहुत ऐसे उदाहरण है, आप देखेंगे तो बिना पीठ पे चढ़े, आज देखिए ना 2014 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, दावेदार उस टाइम पे कहीं ना कहीं अडवाणी जी और अटल बिहारी जी के राज में राजनाथ जी और वो लोग, लेकिन उसके बाद गडकरी जी भी। लेकिन चूंकि प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, और इस तरीके की चीजों में अगर ललन सिंह दवा दिला के और किसी तरीके से कर रहे हैं तो शायद ये चीजें गलत हैं। अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं उनसे बेहतर चल सकता हूं। तो शायद ऐसी कोई चीज है तो अतिशयोक्ति है। त्रिपाठी जी एक बात कह रहे थे कि हम जब सरकार में आए तो गड्ढों में सड़क था या सड़क में गड्ढा पता नहीं था। त्रिपाठी जी 2005 में आप आए और जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया, उसी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार में अटल जी के रहते हुए 1999 में आपको भूतल मंत्री बनाया, आपको कृषि मंत्री का भी प्रभार दिया, आपको रेल मंत्री भी बनाया। तो आप ये कैसे पूछ सकते हैं कि उसी भारतीय जनता पार्टी और उसी एनडीए ने आपको केंद्र में मंत्री भी बना के रखा है 3-3 बार। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 2005 में जब आप गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे को देख के जब बिहार की जनता ने आपको चुना, तो क्या आप 2005 से 2023 तक सिर्फ आप रोड के गड्ढे भरते रह गए? क्या वहां के उद्योग पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहां से हो रहे मास पलायन पे आपको रोक नहीं लगानी चाहिए थी? क्या शिक्षा को लेके जिस तरीके की अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी बिहार में, क्या आपको लगता नहीं है कि बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए था? दीक्षित जी वही जवाब दे रहा हूँ क्योंकि समय भी मेरे पास कम है। आपने शिक्षा मंत्री, मैं आपका जवाब आपने शिक्षा मंत्री एक 8वीं और 10वीं फेल व्यक्ति को बना दिया। बिल्कुल दीक्षित जी, समय भी मेरे पास कम है, लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं। सोचिए केवल और केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। दीक्षित जी समय कम है, लास्ट कमेंट ले रहा हूं। हाँ त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। मैं आपके सम्मानित चैनल से बताना चाहता हूं कि दीक्षित जी की बात पे कोई बहुत बड़ा दम नहीं है, क्योंकि बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों ने 17 वर्षों तक गठबंधन का धर्म निभाया। और भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार रेल मंत्री, आपके कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री रह चुके, और नीतीश कुमार एक बेदाग चरित्र है देश में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चाहे वो सीबीआई लगाए चाहे ईडी लगाए, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई असर नहीं, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई दुकान है, ना कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग। त्रिपाठी जी मेरा सवाल तो बड़ा मूल है। त्रिपाठी जी दूसरा मैं त्रिपाठी जी समय कम है, त्रिपाठी जी समय कम है, त्रिपाठी जी बोलने दिया जाए। राणा जी हाँ बिल्कुल मैं लौटता हूँ। त्रिपाठी जी राणा जी समय कम है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि ललन सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उनका खंडन करेंगे ललन सिंह? देश में कोई भी त्रिपाठी जी बंदी नहीं कर सकता। त्रिपाठी जी ललन सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं, शराबबंदी करके बिहार में पूरे देश को आईना दिखाने का। हाँ त्रिपाठी जी ठीक है, समझ में आ गई बातें। त्रिपाठी जी हमारे स्टेट की जीडीपी, त्रिपाठी जी ललन सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उनका खंडन करेंगे? बिल्कुल 100। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत हमसे करने के लिए। लेकिन ललन सिंह पर जो गंभीर आरोप प्रशांत किशोर ने और पूर्व एमपी अरुण कुमार ने जो लगाए हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं। और जिस तरह के आरोप लगे हैं, इसी तरह के आरोप जयललिता के निधन के बाद भी उनकी सहेली पर लगे थे।
अब ऐसे में ललन सिंह कब तक इन आरोपों का खंडन करते हैं, यह देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।